हेलो स्टूडेंट, फिर से लॉकडाउन का बढ़ जाना, यानी कि दोबारा थर्ड टाइम, यानी कि लॉकडाउन 3.0 चल रहा है। यानी कि इसमें हेजिटेट नहीं करना है, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। आपको गो करना है हम लोग को, सबको मिलके। और साथ साथ में हम लोग को ना पढ़ाई को भी एकदम स्टार्ट रखना है, क्योंकि जैसे क्लास ओपन होगा अचानक आपको सिलेबस मिलेगा बहुत ज्यादा। तो इसीलिए जो धीरे धीरे आपका जो लेक्चर वाइज जो क्लास मिलता जा रहा है, उससे आपको अपना पूरा जो भी सिस्टम है उसको मेंटेन करके चलिए, ताकि आप क्लासेस में अच्छे तरह से पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही क्लास रीओपन होगा, आपका मतलब जो सिलेबस है वो थोड़ा फास्ट चलेगा। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट कवर नहीं कर पाता है, बहुत सारा चीज छूट जाता है। इसके लिए हम लोगों ने जो कंटिन्यू आपको जो यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियो दे रहे हैं, उसको कंटिन्यू आपको नोट्स बनाना है और कंटिन्यू वीडियो को देखना भी है। और बहुत सारे बच्चों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि सर बोर्ड में नहीं दिखता है, तो आप लोग थोड़ा साउंड को सुने। उसके लिए ना आप हेडफोन का जरूर यूज करें, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर 6, और जो लेक्चर जो आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार पूछा है झारखंड बोर्ड में, जैक 2006, 2006, 2010। इसीलिए क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ जो है, ये कूलम्ब्स लॉ क्या है, इसके लिए कूलम्ब्स लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा बैक जाते हैं हम लोग। देखिए, बेसिकली जो नेचर में ना 2 टाइप का फोर्स होता है। एक होता है फील्ड फोर्स और दूसरा होता है कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स क्या होता है? फील्ड फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें 2 बॉडी विदाउट कांटेक्ट आए बिना फोर्स एप्लीकेबल होता है। जैसे सन और अर्थ के बीच का जो फोर्स होता है वो कैसा है? फील्ड फोर्स। सन और एनी प्लैनेट्स के बीच का जो फोर्स कैसा है? वो फील्ड फोर्स। क्यों? क्योंकि सन के पास बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके कारण कोई भी प्लैनेट्स को अपने अट्रैक्ट करता है। यानी कि यहां पे जो फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है वो विदाउट कांटेक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। अब हम कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कांटेक्ट फोर्स क्या है? कांटेक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें 2 बॉडी आपस में कांटेक्ट में आकर, विदाउट कांटेक्ट वो फोर्स क्रिएट ही नहीं होगा, जनरेट ही नहीं होगा। जैसे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? जब 2 बॉडी आपस में रब होगा तभी फ्रिक्शन होता है। दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में आना चाहिए, देन वहां पे फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल फोर्स किसी बॉडी के परपेंडिकुलर लगता है, वो कब पॉसिबल होगा? जब कांटेक्ट में होगा। तो फोर्स का, यानी कि ठीक उसी टाइप से चार्ज पे भी फोर्स एप्लीकेबल होता है। तो चार्ज का जो कंडीशन हम लोग जो अभी कंटिन्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी कर रहे हैं, वो जो है चार्ज पे कैसा फोर्स लगता है। तो चार्ज के फोर्स को स्टडी करने के लिए कौन हेल्प करेगा? कूलम्ब्स महोदय हम लोगों को हेल्प करेंगे। यानी कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से हम लोग चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है, कूलम्ब्स लॉ कहां एप्लीकेबल होगा, किस टाइप के चार्ज पे एप्लीकेबल होगा। तो ये एक लाइन का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में सेट रखना है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में 2 बार पूछ चुका है, सीबीएसई के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फिजिक्स में क्लास 12 जो फिजिक्स आपका चल रहा है कंटिन्यू, न्यूमेरिकल सेक्शन यहीं से स्टार्ट होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि यहां से आपका न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट हो गया। इसीलिए अकॉर्डिंग टू सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बढ़िया समझना है। तो कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम क्या स्टडी करने वाले हैं? 2 पॉइंट चार्ज, यानी कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स एप्लीकेबल होता है
उसी फोर्स को हम लोग कैसा फोर्स बोलेंगे, या तो कूलम्ब फोर्स भी आप बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यानी कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हम कंसीडर कर रहे हैं आपके पास दो चार्ज है, एक Q1 एक Q2। ठीक है, चार्ज का अपना प्रॉपर्टी होता है, फर्स्ट लेक्चर में आपको हम बता चुके हैं कि अगर सिमिलर चार्ज हो, कैसा चार्ज हो, सिमिलर चार्ज, अगर सिमिलर चार्ज है तो क्या होता है, सबको पता है, रिपील होता है। क्या होता है, रिपील होता है। अगर सिमिलर चार्ज है तो क्या होगा, रिपील होगा। अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या हो जाएगा, एट्रैक्शन। यानी कि चार्ज का अपना जैसे ही क्वालिटी चेंज हुआ, यानी जैसे ही अपोजिट हो गया, वो क्या हो रहा, एट्रैक्शन हो रहा। अब यहां पे समझने वाला बात है, ये रिपल्सन क्या है, ये एट्रैक्शन क्या है, ये है क्या। तो जस्ट लाइक फील्ड, अभी हमने आपको बताया कि नेचर में दो पॉसिबल फील्ड है, एक दो फोर्स है, पॉसिबल फोर्स, एक फील्ड फोर्स, एक कांटेक्ट फोर्स। तो फील्ड आपका यहां से दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो रिपील हो रहा है और ये अट्रैक्ट हो रहा है, ये है क्या, फोर्स। कैसा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जो हम लोग दो पॉइंट चार्ज को यहाँ पे कंसीडर किए हैं, इन दोनों चार्ज पे भी क्या हो रहा होगा, अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपील करता होगा, या अपोजिट होगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट करता होगा। यानी कि दो पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किया, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, r। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कूलम्ब्स का लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटरैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस। यानी कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो पॉइंट चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि पहले तो स्टेटमेंट दिखा देते, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट हमको यदि कि हमारे चैनल को देख रहे होंगे तो उसके लिए स्टेटमेंट बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल वे में आपको स्टेटमेंट दिखाने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से इसको देखिएगा। अगर बोर्ड में नहीं दिख रहा हो तो आप मेरे साउंड यानी हेडफोन पे जो साउंड आपका जा रहा होगा उसके हेल्प से जरूर अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज directly proportional to the product of charges and inversely proportional to square of distance between those charges। ठीक है, ये आपका बेसिक डिफिनेशन है। कोई भी स्टेटमेंट को सबसे पहले आपको बेसिक डिफिनेशन लिखना है, फिर आपको डायग्राम बनाना है, इसके बाद जो स्टेटमेंट जो कूलम्ब्स लॉ बोल रहा है उसको मैथमेटिकली अच्छा से डिराइव करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ इंटरैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अभी जो पॉइंट चार्ज हम कंसीडर किए, जो चार्ज कंसीडर किए हैं वो कैसा है, तो पॉइंट चार्ज है।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2 पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको इक्वेशन 1 लेट करेंगे, इक्वेशन 2 लेट करेंगे, ठीक है। अब एकदम ध्यान से चीज को समझना है कि दो चार्ज के बीच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसका मतलब क्या होता है। सब एक एक चीज को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाए। सबसे पहले हमको डिस्कस करना है कि ये जो दो है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का मतलब क्या, तो इसको समझना है पहले, यानी कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 बोल सकते हैं कि इसको हम एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1 करेंगे, खत्म हो जाएगा। इसके बाद समझना है कि अगर हम दो चार्ज को ले रहे हैं, इसका डिस्टेंस R है, ठीक है, पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, अगर हम दोनों पॉइंट चार्ज में से किसी एक पॉइंट चार्ज को इंक्रीज कर दें, 2 टाइम्स कर दे, 3 टाइम्स कर दे, 4 टाइम्स कर दे, 5 टाइम्स कर दे, तो वो दोनों चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ध्यान से समझना है कि जैसे ही हम फोर्स को जैसे ही हम चार्ज को डबल कर रहे हैं, उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जितना चार्ज को हम डबल करेंगे उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उतना डबल होगा। जितना चार्ज को कम करेंगे उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में सेट रखना है। दूसरा इक्वेशन है F is inversely proportional to square of distance between them। इसका क्या मीनिंग है, इसको सबसे पहले हम सिंपली लिखेंगे F is equal to 1 by R square। R का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, डॉट 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 सो ऑन। यानी कि जब हम दो पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन को कंटिन्यू इंक्रीज करेंगे तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, इसको मैथमेटिकली समझते हैं हम लोग। R का वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो 1, R का वैल्यू 1 रखे तो 1 का स्क्वायर मींस कितना, फाइनली 1 न्यूटन। अब R का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 यानी 0.5। फिर R का वैल्यू 3 रखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 यानी कितना, 0.10 न्यूटन। ध्यान से चीज को समझना है। जैसे जैसे दो पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन हम बढ़ाते जा रहे हैं, उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 न्यूटन जब 1 था सेपरेशन, 0.25 न्यूटन जब सेपरेशन 2 था, 3 सेपरेशन था तो 1 और 0.10, यानी कंटिन्यूअस जब सेपरेशन को हम बढ़ा रहे हैं तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या घट रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है कि जब हम दो चार्ज के बीच का सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये मैथमेटिकल टर्म है, इसको आप वीडियो को रोक कर राइट साइड में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो वो आप क्लिक कर सको, ठीक है। तो अब ये राइट साइड वाला तो बिता रहे, जो कैलकुलेशन अभी समझाए हम आपको, क्योंकि डेरिवेशन को कंटिन्यू करना है। अब हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे तो दोनों का LHS इक्वल है, देन RHS इज आल्सो इक्वल, देन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ध्यान से लिखना है, दैट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है, तुरंत समझा रहे हैं, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ध्यान से चीज को यहां से समझना है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, वेयर इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, PERMITTIVITY।
एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम, VACWUM वैक्यूम। ध्यान से समझना है, यहां पे जो समझने लायक टॉपिक है वो आ चुका है। यानी कि जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट में क्या बोलेंगे 1/4πε0 इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो पहले से था प्रोपोर्शनलिटी जैसे ही हटाए एक क्या आया कांस्टेंट आया, ठीक है। उस कांस्टेंट में एक टर्म है क्या एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सबसे पहले कांस्टेंट को थोड़ा सा लिख ही दे रहे हैं तब और ज्यादा समझ में आएगा। 1/4πε0 पहले इसी को लिख देते हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा। पहले वेयर 1/4πε0 इज व्हाट कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब यहां पे टर्म क्या आया एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहां पे बिल्कुल समझने लायक है कि ये है क्या। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, ये मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है। यानी कि अगर दो चार्ज अगर एयर में हो या वैक्यूम में हो, अगर 2 पॉइंट चार्ज कहां पे हो एयर में हो या वैक्यूम में हो तो हम लोग क्या लिखेंगे वहां पे एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज एयर वैक्यूम के अलावे वाटर में चला जाए, XYZ मीडियम में चला जाए, उस समय कैसा कंडीशन होगा तो उसको हम लोग अभी तुरंत मैथमेटिकल समझेंगे। उससे पहले ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ये करता क्या है, इसका दो चार्ज के बीच में क्या काम है। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या करता है इसको ध्यान से समझना है। यानी दो पॉइंट चार्ज के बीच में, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, यानी मीडियम डिपेंडेंट जो फोर्स लगता है उस फोर्स को अप्लाई होने में ये एप्सिलॉन नॉट हेल्प करता है। एकदम ध्यान से चीज को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मीडियम में जो फोर्स अप्लाई होता है उस फोर्स को अप्लाई होने में मदद कौन करता है एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। जिसका मैथमेटिकल वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसका यूनिट क्या होगा तो यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट कैसे आता है अभी तुरंत हम मैथमेटिकल बताने वाले हैं, तुरंत बी पेशेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट आप जरूर लगाएं ऑब्जेक्टिव के लिए, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। अब हम बात करेंगे 1/4πε0। क्यों? क्योंकि हमने जैसे जब इसको स्टार्ट किया उस समय NS बोले थे कि न्यूमेरिकल सेक्शन आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो 1/4πε0 बहुत बार यूज होगा। इसीलिए अभी देखते हैं, पहले बहुत स्टूडेंट क्या करता है 1/4 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू एप्सिलॉन का वैल्यू कितना तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब पुट करेंगे तो पुट करने के बाद जो इसका कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन 9 इंटू 10⁻9, फिर से यूनिट आ गया। कैसे यूनिट लिखेंगे हम लोग इसका तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडियम जो 1/4πε0 है उसका वैल्यू कितना होता है तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक और बात, हर बार आप न्यूमेरिकल्स में इतना पुट नहीं कर सकते।
बार बार पुट करेंगे, बहुत टाइम तक लगेगा। इसीलिए आप इसका जो 1/4πε0 है, इसका डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए 9 × 10⁹ ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिकल सेक्शन था, 2 पॉइंट, ये वाला और ये वाला, और ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसको कंटिन्यू याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हम आपको बताएंगे जो यूनिट्स यूज होता है, उस यूनिट्स को कहीं ना आप मिस करोगे, इसीलिए हम इसको ना मैथमेटिकल बता दे रहे हैं कि हम किसी भी यूनिट्स को कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड हम इसको मिटा रहे हैं, आप वीडियो को रोक के बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका यूनिट्स हम लोग कैसे निकालेंगे। जो यूनिट हम लिखे अभी आपके पास, सबसे पहले हम लोग यूनिट को निकालते हैं। तो यूनिट जो है आपका एप्सिलॉन नॉट का, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो जो बेस फॉर्मूला है F इज इक्वल टू, यानी कूलम्ब का फॉर्मूला क्या हुआ, 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। हमको किसका वैल्यू चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का, है ना। तो जिसको हम लोग निकालेंगे उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, यानी LHS में। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएंगे तो 1/4π × F × Q1 Q2 R स्क्वायर। ध्यान से चीज को समझना है, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। 1/4πε0 जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का आप चैप्टर 1 क्लास 11 में यूनिट डायमेंशन पढ़ चुके हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म आता है तो वो डायमेंशन लेस होता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि 1/f × Q1 Q2 R स्क्वायर। अब देखिए F क्या है, फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, सबको पता है, न्यूटन इनटू चार्ज का यूनिट। फर्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं कि चार्ज का यूनिट हमने क्या लिखा था, कूलम्ब, यानी Q1 का भी कूलम्ब, Q2 का भी कूलम्ब बाय R का रेडियस। रेडियस कितना होगा, तो मीटर स्क्वायर। देन कैलकुलेट करेंगे तो कूलम्ब इनटू कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन का कितना है, अभी पावर कुछ नहीं, मतलब +1, ऊपर जाएगा कितना होगा, -1। अगर कोई डिनोमिनेटर में पावर है तो ऊपर जाने से क्या होगा, चेंज होता है, और मीटर का पावर कितना, -2, यानी कि कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाएंगे तो निकालने का ये बेसिक फंडा है, इसको आप याद रखें। ठीक इसी टाइप से हम लोग जो कांस्टेंट टर्म निकाले अभी, यानी कि यूनिट ऑफ 1/4πε0 को कैसे निकालेंगे, तो सेम फिर से हम इसको यूज करेंगे अगेन। 1/4πε0 को निकालने के लिए सबसे पहले पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। जो अभी तुरंत बताएंगे, जो टर्म आप निकालोगे उसको आप कहां करो, LHS में। तो LHS में कैसे होगा, उसके लिए सब टर्म को आप एडजस्ट कर दो। तो F × R स्क्वायर ऊपर जाएगा, बाय Q1 Q2 नीचे आएगा, क्या बचेगा, 1/4πε0। अब सबका यूनिट आपको पता है, पुट कीजिए। देयरफॉर 1/4πε0 इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट न्यूटन, R का मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब इनटू कूलम्ब। देन 1/4πε0 इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनटू कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2। ये हुआ आपका कांस्टेंट का यूनिट निकालने का फंडा। अब यहीं से आप आसानी से डायमेंशन को भी निकाल सकते हो, यानी बहुत बार यहां से डायमेंशन पूछता है, डायमेंशन और एप्सिलॉन कैसे निकालेंगे। तो एकदम ध्यान से समझना है कि यूनिट के हेल्प से हम डायमेंशन को आसानी से निकाल सकते हैं। फिर से हमको फिर से यहां से ले जाना पड़ेगा, एकदम ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे कि यूनिट से डायमेंशन भी निकाला जा सकता है। कैसे, तुरंत देखिए। अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में कूलम्ब किसका है यूनिट, तो चार्ज का। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन होगा आपका 80। शायद यहां पे नहीं दिखेगा, इसके ऊपर लिखते हैं, हम इस साइड में लिखते हैं।
क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। देखिए ध्यान से, अब हम एरो को यहां पे लेके जा रहे हैं, यानी कि डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट को निकालने का दो तरीका, या तो आप बेसिक से जा सकते हैं फिर से यहां से, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एक बार लॉन्ग मेथड बता रहे, फिर इसका ट्रिक बता रहे, दोनों मेथड बता रहे। तो सबसे पहले लॉन्ग मेथड, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जो टर्म आपको निकालना है, अभी हम बताएं उसको आपको क्या करना है, LHS। तो एप्सिलॉन नॉट को LHS करेंगे तो 1/4 पाई, अब क्या बचेगा यहाँ f इंटू q1 q2 बाय r स्क्वायर। हम क्या निकालने जा रहे हैं, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अभी तुरंत बताएं कि 1/4 पाई जो है वो डायमेंशन लेस होता है, और कोई भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो बचा क्या, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन mL का पावर -2 इंटू चार्ज। चार्ज जो है q1 q2, चार्ज कितना हो जाएगा इसका, चार्ज कितना AT, फिर चार्ज का AT बाय r स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, रेडियस का होता है L, तो L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देन फाइनली कैलकुलेट करेंगे mLT का पावर -2, और यहां पे L, तो बेस में जब भी इक्वल हो तो क्या होता है, वो L इंटू L कितना, L क्यू यहां होगा, L स्क्वायर इंटू 1 तो कितना L क्यू, और ऊपर क्या बचा आपका A इंटू A स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। अब सबको ऊपर ले जाओ, तो m का पावर -1, L का पावर 3 -3, T का पावर +2, A स्क्वायर T का पावर 2। अब T स्क्वायर और T स्क्वायर कितना हो जाएगा, m का पावर 1, L का पावर 3, T का पावर कितना होगा 4, A स्क्वायर। तो ये हुआ आपका लॉन्ग मेथड डायमेंशन को निकालने का। अब ये शॉर्ट मेथड देखिए, इतना लंबा नहीं करना एग्जाम में, आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तो क्या करना है, डायरेक्ट। अगर आपको यूनिट पता है, देखिए यहां से ट्रिक स्टार्ट हो रहा है। ट्रिक कैसा है भाई, देखो ट्रिक निकालने में आसान, यानी कि अगर आप एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू c स्क्वायर n का पावर -1, ये जो इसका यूनिट होता है, अगर आपको यूनिट पता है तो यहां से हम लोग डायरेक्ट कैसे डायमेंशन लिख सकते हैं। यानी c क्या है, कूलम। कूलम किसका यूनिट है, तो चार्ज का। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, तो AT का स्क्वायर कर दीजिए। m किसका यूनिट है, फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो mLT का पावर -2 का पावर कितना हो जाएगा, -1 इंटू m किसका यूनिट है, तो रेडियस का। रेडियस किसका यूनिट, रेडियस का क्या होगा डायमेंशन, तो L का पावर -2। अब इसको जब आप इक्वेट करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, यानी m टू द पावर -1, L का पावर -3, T का पावर 4 और A टू द पावर 2। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद देख लीजिएगा, आराम से आपका 3 स्टेप में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट से डायरेक्ट डायमेंशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक। तो ये आपका था बेसिक कॉन्सेप्ट कूलम्ब्स लॉ का, यानी कि जब कूलम्ब्स, यानी कि जब चार्ज कहां पे हो, इन एयर और वैक्यूम में हो, ठीक है। अगर हम चार्ज को किसी और मीडियम में लेके जाएंगे तो वहां पे कैसा कंडीशन होगा, वो हम लोग एक और लेक्चर अभी इसका देंगे, उस लेक्चर में हम लोग उसको स्टडी करेंगे। कूलम्ब्स लॉ से आगे हम इसी पे आपका एक न्यूमेरिकल सेक्शन जो स्टार्ट होगा, वहां पे एक और सेक्शन होगा, तो उसको हम बता दे रहे हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि जब हम चार्ज को इन एयर और वैक्यूम के अलावे लेके जाएंगे तो क्या होगा, इन अनदर मीडियम, कैसा मीडियम, विदाउट एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के अलावे अगर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे टर्म होगा, देखिए क्या टर्म होगा, Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, तो होना ही होना है। एक नया टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जब हम दो चार्ज
को एयर और वैक्यूम के अलावे अगर लेके जा रहे हैं तब क्या होगा, उसका मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट यानी कि नया मीडियम डिपेंडेंट आएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहां पे, ध्यान से इसको समझना है, वेयर के क्या है, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान से समझना कि जैसे ही हम चार्ज को वाटर में लेके जाएंगे, ऑयल में लेके जाएंगे, XYZ में लेके जाएंगे, उस समय जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यानी कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला होगा 1/4πε0 into Q1 Q2 by R²। इसको एकदम ध्यान से समझना, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इसको भैया अच्छा समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्वेश्चन उठेगा कि जब हम दो चार्ज को इन अनदर मीडियम में लेके जाएंगे तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा, यानी फोर्स इंक्रीज करेगा या फोर्स डिक्रीज करेगा। याद रखना है कि जब हम दो चार्ज को इन अनदर मीडियम में यानी एयर और वैक्यूम के अलावे लेके जाएंगे तो फोर्स डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा, इसको समझना है। जैसे नेचर में अगर मान लीजिए दो मैग्नेट है तो दोनों मैग्नेट आराम से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये दो मैग्नेट है मान लीजिए, तो नेचर में क्या होगा कि ये आराम से अट्रैक्ट कर रहा है, अगर नजदीक है तो अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये अट्रैक्ट करने के ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे, इस दोनों के बीच में ना एक हम कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देंगे, कोई कॉपी रख देंगे, तो क्या होगा, क्या उतना ही अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, नहीं, तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स वहां पे घटेगा। सेम कंडीशन यहां पे अप्लाई होता है कि जैसे ही हम दो चार्ज को इन अनदर मीडियम में लेके जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, दोनों बॉडी पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो घटेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट क्या होगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट हुआ यानी कि कूलॉम्स लॉ का। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि यहाँ पे छोटा सा टर्म है, उसको बताते जा रहे हैं कि कूलॉम्स लॉ जो है वो किसको फॉलो करता है, इसको ध्यान से समझना है। यानी कि कूलॉम्स लॉ जो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। जब ध्यान से समझना है, मैथमेटिकल टर्म है यहां से, इट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कूलॉम्स लॉ किसको फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, इसको समझिए। अपने पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत चार्ज है, देयर आर मेनी चार्जेस, Q1 Q2 डॉट 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 कहां तक, Qn तक, Qn, और हम एक यहां पे क्या ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज, इसका वैल्यू दे रहे हैं Q0, ठीक है। तो Q1 और Q0 पे जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, जस्ट आउटसाइड, यानी रिपील करेगा यहां पे, तो फोर्स ऑफ Q0 यानी कि फोर्स ऑफ 0 ड्यू टू 1। फिर यहां पे कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ, यहां पे कैसा लगेगा, फोर्स ऑफ 0 ड्यू टू 2। फिर Qn पे कैसा लगेगा, फोर्स ऑफ 0 ड्यू टू n, ठीक है। एकदम इसको बढ़िया समझना है। पॉजिटिव चार्ज है, जब भी सिमिलर चार्ज होगा क्या वो रिपील कर रहा है, यहां पे रिपील कर रहा है, यहां पे रिपील कर रहा है, यानी कि कोई भी लॉ अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है तो क्या होता है, इसको ध्यान से समझना कि जो नेट चार्ज होगा आपका, जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट चार्ज
is equals to the sum of all individual forces, यानी कि नेट फोर्स जो होगा वो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस का इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि F01 प्लस F02 प्लस डॉट 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 F0n तक। इसको एकदम बढ़िया से समझना है कि कैसा काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि नेट फोर्स ये है क्या आपका नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, यहां पे लिख देते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q0। अगर Q0 का हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे तो F नेट इक्वल टू F01 प्लस F02 डॉट 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 कहां तक F0n तक। थोड़ा स्टेटमेंट भी लिखते रहे, अकॉर्डिंग टू principle of superposition, net electrostatic force is equals to on any net electrostatic force is equals to the sum of all individual forces, यानी कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो किसका इक्वल होगा सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस का। यानी कि कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि क्या कूलम्ब्स लॉ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। देन यस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। अब यहां से आपका न्यूमेरिकल सेक्शन जो है बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनेगा। एक फर्स्ट एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं जो आपका नोट्स में ऑलरेडी है। नोट्स में कैसा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल्स को हम बता दे रहे हैं आपको, बढ़िया से समझिए कि न्यूमेरिकल्स क्या है। न्यूमेरिकल्स को पहले लिखवा दे रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स है क्या। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल्स क्या है। आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिस पर चार्ज जो है थ्री कॉर्नर्स पे जो चार्ज है वो इक्वल है। इसका जो लेंथ है दो चार्ज के बीच में वो कितना है L है। आपको क्या निकालना है, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज ड्यू टू other two charges, यानी कि किसी भी क्या बोला है कि फाइंड नेट फोर्स। नेट फोर्स आपको फाइंड करना है किसी एक पॉइंट पे, यानी कि दो चार्ज के रिस्पेक्ट में किसी एक पॉइंट पे, यानी कि क्या बोला एनी चार्ज ड्यू टू अदर टू चार्जेस, किसी एक पॉइंट पे जो आपको नेट फोर्स फाइंड करना है। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उस इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो चार्ज है वो कितना है, तीनों फेसेस पे Q Q Q। आपको नेट फोर्स फाइंड करना है एक्टिंग ऑन एनी चार्ज, किसी एक चार्ज पे ड्यू टू अदर टू चार्ज, दो चार्ज के रिस्पेक्ट में किसी एक पॉइंट पे नेट फोर्स आपको फाइंड करना है। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको ना सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ नाम दे रहे हैं, जैसे Q1 Q2 Q3।
अब हम लोग Q1 पे ना नेट फोर्स फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से चीज को समझना है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, एकदम ध्यान से समझिए। Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 पे कितना इधर फोर्स लगेगा, तो रिपीट करेगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज सिमिलर चार्ज है, तो फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2। ठीक उसी टाइप से कहा Q3 Q1 पे फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 3। अगर ये 60 है जो इक्विलैटरल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला इक्विलैटरल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम निकालते हैं नेट फोर्स ऑन कहां पे Q1 पे, तो कितना होगा फोर्स ऑफ 1 2 प्लस फोर्स ऑफ 1 3। फोर्स ऑफ 1 2 प्लस फोर्स ऑफ 1 3। अब इसको ध्यान से देखना है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोर्स ऑफ 1 2 निकालते हैं, तो मॉड ऑफ फोर्स ऑफ 1 2 कितना होगा, फोर्स ऑफ 1 2, यानी कि 1 फोर्स का फॉर्मूला अभी तुरंत बताएं, 1/4πε0 इनटू Q1 Q2 बाय कितना r स्क्वायर, l r स्क्वायर क्या कितना l स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों का चार्ज कैसा है, सिमिलर है। तो मॉड ऑफ फोर्स ऑफ 1 2 कितना होगा, 1/4πε0 इनटू Q बाय l स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे फोर्स ऑफ 1 3 का, तो 1/4πε0, फिर से दोनों का सबका चार्ज कैसा है, चार्ज सबका इक्वल है। तो यहां पे ना एक लाइन हम लिख दे रहे हैं, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, क्योंकि बाद में जो देखेंगे उसको 1 2 3 लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए हमने वहां पे Q लिख दिया। तो 1 3 पे फिर से कितना हो जाएगा, इनटू Q1 Q3 बाय l स्क्वायर, यानी फोर्स ऑफ 1 3 इज इक्वल टू कितना, 1/4πε0 इनटू Q बाय l स्क्वायर। यानी कि यहां पे हम लोग क्या किए, फोर्स ऑफ 1 2 निकाले, फोर्स ऑफ 1 3 निकाले, दोनों का वैल्यू कैसा है, सेम है। तो क्या हम लिख सकते हैं, देयरफॉर फोर्स ऑफ 1 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ 1 3 इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं क्या, तो F। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, नेट निकालने जा रहे हैं। तो नेट निकालने का आपको पता है, फैक्टर्स में लोग पढ़ चुके हैं। नाउ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos कितना डिग्री, यहां पे थीटा कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री, सब F है, तो F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल, कितना होगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी नेट फोर्स जो आपका होगा √3 अंडर रूट 3F स्क्वायर, कैलकुलेट करने पर √3 इंटू F, और F का वैल्यू आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, उसको पुट कर देंगे, देन F नेट इज इक्वल टू √3 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। ये फाइनली आपका नेट फोर्स निकला एक्टिंग ऑन चार्ज ड्यू टू अदर टू चार्ज के रिस्पेक्ट में। F नेट का जो वैल्यू निकला वो इतना निकला, ठीक है। इसको हम एक और मेथड से बना सकते हैं वेक्टरली, लेकिन यही मेथड से आप लोग समझिए इसको, एक और मेथड से हम आसानी से बना सकते हैं इसको। ये आपका आज का क्लास रहा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कूलॉम्स लॉ का सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही देखेंगे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा पूरे लेक्चर्स में, तो आप हमें या तो व्हाट्सएप करें या तो कॉल्स करें, ठीक है, कॉल करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।